नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजांक आईएएस एकेडमी में। लास्ट के जो हमारे कुछ सेशंस रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड रहे हैं और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। वैसे ही आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हमारा होने वाला है, जिसके अंदर हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है 5वां अध्याय जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो लेने वाले हैं कि ये चैप्टर जो है वो किन चीज़ों से डील करता है, ये चैप्टर जो है वो आपको क्या बताना चाहता है और प्रीवियस ईयर्स में जो प्रीलिम्स या मेंस रहा है उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। पर्टिकुलर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चैप्टर जो है वो नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, इंट्रोडक्शन वाला डेफिनेशन वाला पार्ट जो है उसको कवर करता है। उसके बाद इंडिया की बात करता है, भारत के अंदर नेचुरल वेजिटेशन, भारत के अंदर प्राकृतिक वनस्पति जो है वो कैसी देखने को मिलती है और उसके लिए कुछ डेटाज जो है वो भी बताए हुए हैं कि इंडिया इज द वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में जो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो देखने को मिलते हैं उनमें से एक भारत हमें देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे कुछ डेटाज जो है वो देखने को मिलते हैं, कितने प्लांट्स स्पीशीज हैं, कितनी फ्लावर स्पीशीज हैं, सारे डेटा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर एक डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन वनस्पति या वर्जिन वेजिटेशन जो है, अक्षत वनस्पति जो है वो हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन देखने को मिलती है। देन यहीं पर हमें एक और डेफिनेशन देखने को मिलती है, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज हिंदी में इन्हें कहते हैं स्थानिक प्रजातियां। एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक प्रजातियां। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो लगभग 3 से 4 साल ऐसे रहे हैं जिनमें कि एंडेमिक स्पीशीज पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आपको जस्ट हिंट मिलता है कि एंडेमिक स्पीशीज जो है वो क्या होती है। यूपीएससी ने कुछ प्रैक्टिकली करंट अफेयर्स में रहने वाली जो एंडेमिक स्पीशीज हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे हैं, जैसे कि नीलगिरी टार जो है वो कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है, हिमालयन यू जो है वो कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। ऐसी कुछ एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक प्रजातियां जो है उनसे हमसे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो हमें ये देखने को मिलता है। देन किसी जगह का वेजिटेशन जो है, किसी जगह की वनस्पति जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। वैसे कुछ फैक्टर्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि रिलीफ, उच्चावच जो है वो कैसे देखने को मिलते हैं। उसके अंदर फिर छोटे छोटे फैक्टर्स जैसे कि लैंड, सॉइल, ये सब क्या डिस्कशन किया गया है कि लैंड की वजह से क्या इफेक्ट आता है, सॉइल की वजह से क्या इफेक्ट, क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से हमें क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि इस टाइप की लैंड होती है तो हमें इस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स में अपीयर होते हुए हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। सेम गोज विथ सॉइल, सॉइल से भी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसी सॉइल होती है तो ऐसा वेजिटेशन होता है, क्या ऐसा होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में। देन क्लाइमेट को डिस्कस किया गया है, जलवायु की बात की गई है कि जलवायु जो है वो कैसे वेजिटेशन को अफेक्ट करती है, वनस्पति को प्रभावित करती है। और उसके अंदर टेम्परेचर, तापमान की बात की गई है कि किसी जगह का तापमान किस प्रकार से वहां की वनस्पति को प्रभावित करता है। देन फोटो पीरियड, सनलाइट, कितने समय तक सनलाइट जो है वो अवेलेबल होती है, वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है। प्रेसिपिटेशन, वहां वर्षण कैसा हो रहा है, वर्षा कैसी हो रही है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ये सारा पार्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और बहुत सारे फाइंड आउट एक्टिविटीज जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो काफी पहले पब्लिश हुई थी, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 जो है वो इसके अंदर मेंशन हमें देखने को मिलता है। 2011 की आईएसएफआर रिपोर्ट जो है उसके बारे में बात करने की, उसके अनुसार ये कुछ डेटा बताने की कोशिश कर रहा है। और इससे हमें ये पता चलता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट्स जो है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इससे हमें काफी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अपीयर होते हुए, खास तौर से फैक्ट्स, डेटा जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर होते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके ऊपर अभी जो लेटेस्ट आईएसएफआर रिपोर्ट जो आई थी, आईएसएफआर 2021 की जो आईएसएफआर रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर पूरा एक डिटेल सेशन जो है वो मैं आपके साथ में कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, आप उसको मिस कर गए हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं।
तो डिटेल डिस्कशन हमारा ISFR के बारे में वहां पर हुआ है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके ऊपर। देन आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति कितने प्रकार की होती है, और यहाँ पर्टिकुलर जो है वो इंडिया के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि भारत के अंदर कौन कौन सी वेजिटेशंस जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि 5 मेजर वेजिटेशंस जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उष्णकटिबंधीय कांटेदार या झाड़ियां, कांटेदार वन या झाड़ियां, माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वन, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार के प्रमुख वन जो हैं, मेजर फॉरेस्ट जो हैं, वो हमें यहाँ डिस्क्राइब करती हुई दिखाई देती है ये एनसीईआरटी। हालांकि हम ये जानते हैं कि इंडिया में ओवरऑल अगर हम देखें तो 16 टाइप्स के फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, 16 प्रकार के वन जो है वो देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर मेजर 5 जो है वो यहाँ डिस्क्राइब किए हुए हैं, और इनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन कि कहाँ कितना रेनफॉल होता है, कहाँ कितनी हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसके अनुसार किस प्रकार का वन, किस प्रकार की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, सबके अंदर एक प्रॉपर कोरिलेशन जो है वो दिखाया गया है। हमें ऐसा रटने की जरूरत नहीं, जैसे ये मैप है तो इसे हमें रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 5 जो फॉरेस्ट है उसमें से जो डार्क ग्रीन कलर यूज किया है कि ये ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हें हमें रटने की जरूरत नहीं है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का वेजिटेशन होता है। तो अगर हमने क्लाइमेट को अच्छे से समझा है तो वहाँ के वेजिटेशन को हमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हमें रटना नहीं पड़ता कि ये क्षेत्र जो है वो वहाँ हमें ऐसा वेजिटेशन मिलेगा, या ये क्षेत्र जो है वहाँ हमें ऐसा वेजिटेशन मिलेगा, इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। ये सब चीजें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम क्लाइमेट को जानते हैं, वहाँ के टेम्परेचर कितना वहां अवेलेबल हो रहा है, तापमान कितना उपलब्ध हो रहा है, ये हम जानते हैं, जो कि हम टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन उनको जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम अच्छा सा नॉलेज जो है उसके बारे में गेन कर लेते हैं। देन प्रेसिपिटेशन, वर्षा जो है वो कैसी हो रही है वो हम देखते हैं, और वहां के रिलीफ्स, वहां की सॉइल्स, ये सब फैक्टर जब हमने अच्छे से समझे होते हैं तो वहां का वेजिटेशन जो है वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वहां की वनस्पति जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और इन सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों की कनेक्टिविटी बिठाने के लिए हमने एक बैच जो है वो डेडिकेटेड बैच जो है वो स्टार्ट कर रखा है, एनसीईआरटी आंदोलन बैच, जिसको कि खुद ओजांग सर जो है वो ड्राइव करते हैं। ओजांग सर आपको सिखाते हैं एनसीईआरटी आंदोलन बैच में कि किस प्रकार से ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और वो कॉन्सेप्ट्स किस प्रकार से समझ सकते हैं हम, ये पूरा आपको सिखाया जाता है इस एनसीईआरटी आंदोलन बैच के अंदर। हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है ये, जिससे कि काफी सारे बच्चे जुड़े हैं, और काफी सारे बच्चे जो है वो लाभान्वित भी हुए हैं। वो उनके अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि टेस्टिमोनियल्स जो है वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे किया जाए, एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ा जाए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे आगे कदम बढ़ाया जाए, वो इस बैच के द्वारा सीखे हैं। तो बहुत ही अच्छा बैच जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैप्स की, मैपिंग की जब हम बात करते हैं कि ये मैप्स जो है वो ऐसे किस प्रकार से हम ये सारी चीजें जो है वो देख पाएंगे, कहाँ कौन सा वेजिटेशन है, कहाँ कौन सी मिनरल्स हमें मिलते हैं, कहाँ कौन सा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, कहाँ फ्लोरा कैसा होगा, कहाँ फौना कैसा होगा, वाइल्ड लाइफ कैसे देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ रिजर्वायर्स कैसे देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे मिनरल्स पर डिपेंडेंट होती हैं। ये सारी चीजें हम जब मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड बैच जो है मैपिंग का, वो अभी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 28 मार्च से, 28 मार्च से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम मैपिंग को फंडामेंटल्स के साथ में कवर करेंगे। डिटेल डिस्कशन हमारा मैपिंग के साथ में होगा कि मेजर मैपिंग जो है वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैपिंग होगी, और साथ ही जैसा कि आप अभी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसका कि बैकग्राउंड जो है वो हिस्ट्री में है, और बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में है। तो वो रिसोर्सेज, संसाधन जो है वो किस प्रकार से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देते हैं, वो भी हम कवर करेंगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ में। इस मैपिंग के बैच में ये सारी चीजें जो है वो भी हम कवर करेंगे। फीस जो है वो अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बैच जो है वो अवेलेबल हो रहा है। हालांकि इसकी फीस 4000 रुपीज है, बट अभी फिलहाल आपको 50% डिस्काउंट पर 2000 रुपीज में 28 मार्च तक ये ऑफर जो है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। तो 20 मार्च तक 2000 रुपए में ये कोर्स जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। बाद में जाकर के इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैपिंग के थ्रू भी, मैपिंग जो है वो भी हमारी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, न सिर्फ ज्योग्राफी को समझने में बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के अदर एस्पेक्ट्स को भी जब हमें समझना होता है तब भी हमारे लिए मैपिंग जो है वो काफी हेल्पफुल यहाँ पर रहती है। तो मैप्स के थ्रू हम सारी पढ़ाई जो है वो करेंगे कि कैसे
कहाँ किस प्रकार का क्लाइमेट मिल रहा है, तो वहाँ का वेजिटेशन जो है, वहाँ की वनस्पति जो है वो किस प्रकार की होगी, ये सब कुछ यहाँ एनसीईआरटी में भी हमें देखने को मिलता है, मैप्स के थ्रू जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद हर एक टाइप के फॉरेस्ट जैसे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन जो है इन्होंने किया है, यहाँ पर फोटोज वगैरह यूज करके काफी अच्छे से समझाने की कोशिश जो है यहाँ इन्होंने की है, क्लाइमेट्स पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, सारी बात करिए। देन मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन जो है वो यहाँ हुआ है। और अगर हम लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखें तो इन सभी से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो, चाहे वो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, चाहे वो स्क्रब फॉरेस्ट हो, चाहे वो श्रब्स हो, सबके बारे में क्वेश्चंस जो है वो हमें हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और मैंग्रोव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है वो हमारे लिए एक तट रक्षक की तरह काम करते हैं। और इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो एक अच्छा खासा इकोसिस्टम जो है उसको कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखने वाली यूनिट के रूप में हमें मैंग्रोव जो है वो दिखाई देता है। इस वजह से मेंस में भी इनका इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो मेंस में भी काफी सारे क्वेश्चंस हमें मैंग्रोव से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैंग्रोव्स का एक प्रॉपर डिस्कशन जो है वो किया गया है। देन वाइल्ड लाइफ की बात की गई है, मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात की गई है। मेडिसिनल प्लांट्स भारत के अंदर कैसे मिलते हैं, आयुर्वेद जो है वो किस प्रकार से मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू दिखाता है, सारा डेटा जो है वो आपके साथ शेयर किया गया है कि आयुर्वेद के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे प्लांट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोडायवर्सिटी का एक और एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, जैव विविधता का एक और लाभ हमें देखने को मिलता है कि मेडिसिन के फील्ड में हमें काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और हमारा भारत, अगर हम आर्ट एंड कल्चर को इससे जोड़ें तो हमारा आर्ट एंड कल्चर इतना अच्छा था, ये कनेक्टिविटी आपको एनसीईआरटी आंदोलन बैच के अंदर सिखाई जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर को अगर हम देखें तो हमारे जो 4 वेद बताए जाते हैं और उनके 4 जो उपवेद बताए जाते हैं, उन 4 उपवेद में से एक उपवेद जो है वो आयुर्वेद माना जाता है। और वो आयुर्वेद जो आज से लगभग 2-3 हजार साल पुराना उपवेद है, वो हमें सिखा रहा है बायोडायवर्सिटी के यूजेस, जैव विविधता के उपयोग जो है वो कैसे होंगे, जो कि संसार आज जानने की कोशिश कर रहा है। लोग जो है वो आज उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे एंशिएंट टाइम में, हमारे प्राचीन समय में उसके ऊपर बहुत पहले ही सारी रिसर्च जो है वो कर ली गई और बुक्स की फॉर्म में हमें, लिटरेचर की फॉर्म में, साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलती है। देन वाइल्ड लाइफ की बात की गई है कि ये जो सारा वेजिटेशन है इसके साथ में वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उनका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी का महत्व हमें हमेशा ही ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ का पूरा कंजर्वेशन या रिजर्व जो है उनका भी पूरा एक मैप जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स जो हैं वो कवर किए हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर साल 4, 5, 6, कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क से देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है ये अपने आप में बन जाता है कंजर्वेशन वाला, जो वन्य जीव जो है उनके संरक्षण वाला जो पार्ट है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। काफी सारे नेशनल पार्क्स, उनको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से पूछ लिया गया कई बार यूपीएससी के द्वारा, कई बार वहां की जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं, उनको साथ में कनेक्ट करते हुए पूछ लिया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है यहाँ हमारे सामने निकल के आता है, कंजर्वेशन वाला, संरक्षण वाला, जिसको कि यहाँ इस मैप के थ्रू कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ डिजास्टर्स जो हैं, आप जानते हैं जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं, तो डिजास्टर्स किस प्रकार से क्रिएट हो रहे हैं उनके ऊपर भी एक अच्छा खासा ओवरव्यू जो है यहाँ देने का प्रयास किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, कि आप डिजास्टर्स को समझ सकें। गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, देखिए वल्चर्स को बचाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, बायोडायवर्सिटी को बचाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, हॉर्न के लिए राइनो को मार दिया गया है। रणथंभौर में टाइगर डेथ, सीबीआई जो है उसकी जांच करेगी। नॉट टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, ऐसी जो न्यूज है उनको डाल करके आपको बताया गया है कि ये काफी सारी न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी चर्चा में रहती है। और यूपीएससी को आप जानते ही हैं, वो ऐसी ही चीजें, जो ऐसी ही स्पीशीज, ऐसी ही प्रजातियां जो कि न्यूज में रहती है, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी हमें यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड देन
18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उनकी बात की गई है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या होता है यूनेस्को का, वो सारी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। और कुछ हमारी तरफ से जो कंजर्वेशन के, संरक्षण के जो प्रयास किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क्स, जैसे यहाँ पर थोड़ा पुराना डेटा है, 103 नेशनल पार्क्स जो है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम आज की बात करें तो 106 नेशनल पार्क्स जो है, 106 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है, जिनसे कि अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स में बात करें तो पर्टिकुलर ये सेक्शन जो अभी हम ये चैप्टर जो देख रहे हैं, इस चैप्टर से हमें 15 से लेकर के 17, 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक हमें देखने को कई बार एग्जाम में मिल जाते हैं, पर्टिकुलर डेडिकेटेडली इस चैप्टर से। यही एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में ये निकल करके आता है, खासतौर से जब इसमें बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात जब हम करते हैं तो उस पार्ट से बहुत क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, और काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी जब हम देखते हैं तो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी का जो सेक्शन है उसमें भी पर्टिकुलर ये सेक्शन जो है इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यही रोकते हैं, यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। आपका डिस्कशन जो है, हमारा डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।